सन 1879 मार्च की 14 तारीख को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक लीजेंड का जन्म हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन से ही यंग एल्बर्ट के मन में दुनिया के बारे में जानने की एक अजीब सी प्यास थी। प्रकृति के अजूबों को देखकर वह हैरान रह जाते थे। उनका दिमाग ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में सवालों से भरा रहता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया। यह घटना उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ गई। कंपास अपनी हमेशा उत्तर दिशा में इशारा करती सुई के साथ उनके अंदर अनसीन फोर्सेस और उनके रहस्यों के प्रति एक अलग ही फैसिनेशन पैदा कर दी। तब किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगा। आइंस्टाइन के शुरुआती साल शांत चिंतन और खेल खेल में एक्सप्लोर करने का मिश्रण थे। उन्हें अकेले रहकर, किताबों में खोए रहकर और सोच में डूबे रहकर बहुत सुकून मिलता था। हालांकि जर्मन स्कूल सिस्टम का कड़ा ढांचा उनकी जिज्ञासु प्रकृति के अनुकूल नहीं था। उनका अक्सर अपने टीचर्स से टकराव होता था। उनकी अपरंपरागत सोच और ज्ञान की प्यास उस समय के रटने वाले तरीकों से बिल्कुल अलग थी। अधिकारियों के साथ यह टकराव आइंस्टाइन के जीवन का एक रिकरिंग थीम बन गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स पर सवाल उठाने का साहस किया। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अपने संघर्षों के बावजूद सीखने के प्रति आइंस्टाइन का प्यार बढ़ता ही गया। उन्होंने गणित और भौतिकी में अपना सॉलेस ढूंढा, ऐसे विषय जो उनकी जन्मजात जिज्ञासा के साथ रेजोनेट करते थे। उनके परिवार ने उनके बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके चाचा जेकब आइंस्टाइन ने उन्हें बीजगणित से परिचित कराया, जिससे गणित की सुंदरता और शक्ति के लिए उनका जीवन भर का जुनून पैदा हुआ। इन शुरुआती अनुभवों ने आइंस्टाइन के भविष्य के वैज्ञानिक प्रयासों की नींव रखी, उस दिमाग को आकार दिया जिसने एक दिन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। फॉर्मल एजुकेशन के दौरान आइंस्टाइन का सफर कन्फॉर्मिटी की कमी से भरा था। वह अक्सर खुद को 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में प्रचलित रिजिड और ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल के खिलाफ पाते थे। उनका इंडिपेंडेंट स्पिरिट उनसे जो रट्टा मारकर याद करने और बिना सवाल किए आज्ञा मानने की मांग करता था, उसके खिलाफ था। जहां उनके साथी डिलिजेंटली अपने नोटबुक को नोट्स से भरते थे, वहीं आइंस्टाइन का दिमाग विज्ञान और दर्शन के छिपे हुए अजूबों की खोज में भटकता रहता था। इस नॉन कन्फॉर्मिटी के कारण उनका उन टीचर से टकराव होता था जो अक्सर उनकी जिज्ञासा को डिसरिस्पेक्ट समझ लेते थे। अपने एकेडमिक स्ट्रगल्स के बावजूद ज्ञान के प्रति आइंस्टाइन का जुनून और तेज होता गया। उन्होंने विज्ञान, गणित और दर्शन की किताबें पढ़ डाली, उन सवालों के जवाब तलाशते रहे जो उनके दिमाग को घेरे रहते थे। वह विशेष रूप से गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे दूरदर्शी लोगों के कामों की ओर आकर्षित थे, जिनके ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज ने उनके समय के एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक डॉगमा को चुनौती दी थी। इन इंटेलेक्चुअल जायंट्स ने उनके अंदर ट्रेडिशनल थिंकिंग की सीमाओं से परे ब्रह्मांड का पता लगाने की इच्छा जगाई। अपने जर्मन स्कूल के स्टाइफलिंग एनवायरनमेंट को पहचानते हुए आइंस्टाइन के माता पिता ने अपने बेटे के लिए अधिक नर्चरिंग एनवायरनमेंट की तलाश में परिवार को इटली ले जाने का कठिन निर्णय लिया। हालांकि यह कदम हमेशा के लिए नहीं था और आइंस्टाइन जल्द ही खुद को एक नए शहर और एक फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों से जूझते हुए पाया। उन्होंने आराउ के एक स्विस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लिया, इस उम्मीद में कि वह जूरिक के प्रतिष्ठित स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में प्रवेश पा सकेंगे। जूरिच का स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट रिसर्च पर अपने जोर के साथ आइंस्टाइन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं पर उन्होंने तरक्की की, समान विचारधारा वाले साथियों से घिरे और उन प्रोफेसरों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया जिन्होंने उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने विचारों का पता लगाने की स्वतंत्रता का आनंद लिया, भौतिकी और गणित के क्षेत्र में खुद को और गहराई से डाला। इसी दौरान उनकी मुलाकात मिलेवा मारिच से हुई, जो एक प्रतिभाशाली सर्बियन फिजिक्स स्टूडेंट थीं, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। विज्ञान के प्रति उनके साझा जुनून ने एक गहरे इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को जन्म दिया और आने वाले वर्षों में मिलेवा का अटूट समर्थन अमूल्य साबित होगा। पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टाइन को अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ा। वह एक ऐसी एकेडमिक पोजीशन चाहते थे जो उन्हें अपना रिसर्च जारी रखने की अनुमति दे,
लेकिन उनके अनकन्वेंशनल आइडियाज और अथॉरिटी के प्रति उनके तिरस्कार ने एकेडमिक जगत के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को नाराज कर दिया था। एक टीचिंग पोजीशन हासिल करने में असमर्थ उन्होंने बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में एक मामूली क्लर्क की नौकरी स्वीकार कर ली। हालांकि ये साधारण सी दिखने वाली नौकरी वरदान साबित होगी। पेटेंट ऑफिस में काम हालांकि कई बार थकाऊ होता था, लेकिन आइंस्टाइन को एक स्टेडी इनकम प्रदान करता था और उनके दिमाग को स्वतंत्र रूप से भटकने की अनुमति देता था। आविष्कारों और नई नई योजनाओं से घिरे रहकर उन्होंने प्रकाश, समय और स्थान की प्रकृति पर विचार करना शुरू कर दिया। वह अक्सर खुद को थॉट एक्सपेरिमेंट्स में खो देते थे, खुद को प्रकाश की किरणों का पीछा करते हुए और इस तरह के पीछा के निहितार्थों पर विचार करते हुए। उनके मन के शांत एकांत में किए गए इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने उनके ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज की नींव रखी। शाम को आइंस्टाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ दर्शन, विज्ञान और हर चीज पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। वे खुद को ओलंपिया एकेडमी कहते थे, जो एकेडेमिया के उन हैलोड हॉल्स के लिए एक मजाकिया नाम था जो उनके दोस्त से दूर थे। कॉफी और पाइप के धुएं से भरी ये जीवंत चर्चाएं आइंस्टाइन को एक बहुत ही आवश्यक इंटेलेक्चुअल आउटलेट प्रदान करती थी और उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को निखारने में मदद करती थी। 1905 का साल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ऐसा साल जिसमें 26 वर्षीय पेटेंट क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्लासिकल फिजिक्स की नींव हिला दी और वैज्ञानिक समझ के एक नए युग की शुरुआत की। इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी के एक ऐसे विस्फोट में जिसे केवल चमत्कारी बताया जा सकता है, आइंस्टाइन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स प्रकाशित किए जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये पेपर्स, हर एक अपने आप में क्रांतिकारी, ने आइंस्टाइन को 20वीं सदी के सबसे तेज दिमागों में से एक के रूप में स्थापित किया। इन ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स में से पहला, जो उसी वर्ष मार्च में पूरा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित था। एक ऐसी घटना जिसमें कुछ मटेरियल्स पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। क्लासिकल फिजिक्स, जो प्रकाश को एक वेव मानता था, इस घटना को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश अपने वेव लाइक नेचर के अलावा ऊर्जा के अलग अलग पैकेट्स की एक धारा के रूप में भी व्यवहार कर सकता है, जिसे उन्होंने क्वांटा कहा। इस पेपर ने, जिसने बाद में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया, ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास की नींव रखी, जो भौतिकी की एक शाखा है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उसी वर्ष मई में आइंस्टाइन ने अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन अ न्यू डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर डिमेंशंस पूरी की, जिसने मॉलिक्यूल्स के साइज को निर्धारित करने के लिए एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान किया। इस काम ने, जिसने उन्हें ज़ूरिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि दिलाई, भौतिकी की दुनिया में एक उभरते हुए सितारे के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। जून में प्रकाशित तीसरे पेपर ने ब्राउनियन मोशन की समस्या को संबोधित किया, जो एक फ्लूइड में सस्पेंडेड कणों की सीमिंगली रैंडम मूवमेंट है। इस घटना के आइंस्टाइन के एनालिसिस ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अस्तित्व के लिए और सबूत प्रदान किए, एंटिटीज जो उस समय कुछ वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय थे। आइंस्टाइन के मिरेकल ईयर का चौथा और यकीनन सबसे रेवोल्यूशनरी पेपर सितंबर में प्रकाशित हुआ, जिसने दुनिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से परिचित कराया। इस थ्योरी ने, जिसने स्पेस और टाइम की हमारी समझ के फैब्रिक को ही चुनौती दी, ने प्रस्तावित किया कि भौतिकी के नियम यूनिफॉर्म मोशन में सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान है, और यह कि वैक्यूम में प्रकाश की गति सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान है, चाहे लाइट सोर्स की गति कुछ भी हो। इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ने, जिसका ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, ने हमेशा के लिए भौतिकी का परिदृश्य बदल दिया।